हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो से हम अपना डीप लर्निंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम पूरा डीप लर्निंग को जानेंगे, पहचानेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले डीप लर्निंग होती क्या है, लाइक इसका वेशभूषा, कैसे दिखती कैसी है डीप लर्निंग, वो जानेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, एक बार वो जान लिया, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक कंपटीशन की तरफ, कि अगर आप एक तरफ डीप लर्निंग को रखो, एक तरफ मशीन लर्निंग का रखो, कौन सा बेटर है। अब देखो, डीप लर्निंग के भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स होंगे, मशीन लर्निंग के भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स होंगे, जिस वजह से डीप लर्निंग का जन्म हुआ है। ठीक है। बट स्टिल कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे मशीन लर्निंग अभी भी बेटर है। तो वो सब हम इस सेगमेंट में जानेंगे, डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग। अब ये जानना होगा हमें कि डीप लर्निंग होती कितने टाइप की है। ओके। तो उसके लिए हम जाएंगे पूरी डीप लर्निंग की हिस्ट्री में। हम डीप लर्निंग की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, लाइक जब डीप लर्निंग का स्टार्ट हुआ था सब कुछ, वहां से स्टार्ट करेंगे और वहां से लेके करंट सिचुएशन तक, जो हम आज तक पहुंच चुके हैं, जहां पे अभी हमारे पास डीप सीक की आपने न्यूज सुनी होगी, वहां तक का हम सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारा 2025 तक का। ठीक है। और उसी के पीछे में मैं आपको ये सब भी बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स के डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, व्हाट इज डीप लर्निंग। सो मैं एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि डीप लर्निंग होती क्या है। ठीक है। तो पहले हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सपोज करो, ये आपका पूरा सर्कल एआई है। ठीक है। ये वाला सर्कल क्या है आपका, एआई। अब आपने इससे पहले मशीन लर्निंग पढ़ ली है, मशीन लर्निंग, एमएल ऑप्स वगैरह। सो इसके अंदर हम एक और सर्कल बनाते हैं, एंड ये वाला सर्कल आप मान लो ये आपकी मशीन लर्निंग है, जो आप कर चुके हो। अब इसके अंदर हम एक और सर्कल बनाते हैं, एंड ये आपका ये छोटा सा सर्कल है आपका डीप लर्निंग है। ठीक है। तो इससे हमें डीप लर्निंग की एक डेफिनेशन तो मिल गई, कि जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, पहली डेफिनेशन तो यही हो जाएगी कि एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो दो पॉइंट्स तो आपको मिल गए यहीं से। अब इसका नाम कहाँ से आया, ये डीप लर्निंग। सो अब जब आप डीप लर्निंग के अंदर जाओगे ना, तो आप पढ़ोगे न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क से कुछ याद आ रहा है, कहाँ पे सुना है ये टर्म। ऑफ कोर्स 10th के बायोलॉजी में। आई नो 10th तक तो सबने बायोलॉजी पढ़ी होगी। तो उसमें हमारे ब्रेन्स के बारे में बात की जाती है, वैसे तो पूरी बॉडी में ही होता है हमारे नर्वस सिस्टम। सो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, उसी का डेरिवेशन है ये न्यूरल सिस्टम जो डीप लर्निंग का है। ठीक है। सो नर्वस सिस्टम हमारा किससे बनता है, नर्व से। सो सेम डीप लर्निंग में भी नर्व्स का ही कंसेप्ट है पूरा, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा बायोलॉजिकल नर्व्स है, और यहाँ डीप लर्निंग के अंदर हमारा थोड़ा मैथमेटिकल नर्व्स है, वो इक्वेशन से नर्व्स बनती है। ठीक है। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो डीप लर्निंग है, वो ऐसे वे में बनाया गया है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ऐसी फॉर्म है जो कि ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर सके। ओके। कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जितना परफेक्ट चीज बनाना तो आई थिंक इम्पॉसिबल है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की कोई सीमा नहीं है, एंडलेस। ठीक है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और सेम इसमें भी डीप लर्निंग में भी न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क, ये सब आप पढ़ोगे। तो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी के थोड़ा बहुत। अब ये दिखता कैसे है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि दिखता कैसे है आपका डीप लर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे दिखता है। सपोज इनको आप न्यूरॉन मान लो। न्यूरल सिस्टम छोटी छोटी चीजों से बनता है, इनको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन से आपकी एक नर्व बनती है। ठीक है। और नर्व से आपका न्यूरल सिस्टम बनता है। सो ऐसे ले लेते हैं हम, ये 3 गोले यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। और 2 यहाँ ले लेते हैं, और एक ये फाइनल ले लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज होगी, ये जो आपकी फर्स्ट लेयर है, इसको आप बोलते हो इनपुट लेयर।
ठीक है, ये आपकी इनपुट न्यूरल लेयर है। जो आपकी लास्ट लेयर होगी इसको आप बोलते हो आउटपुट न्यूरल लेयर, हम शॉर्ट में आउटपुट लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब जितनी बीच में आएंगी लेयर इनपुट और आउटपुट लेयर के, ये कितनी भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, एक भी हो सकती है। इन सबको आप बोलोगे हिडन लेयर्स। ठीक है, ये तो होंगे इनके टर्म्स। अब हिडन लेयर भी बहुत सारे टाइप की होती है। ठीक है, जब आप डीप लर्निंग के अंदर जाओगे बहुत सारी हिडन लेयर्स होती है, बैच नॉर्मलाइजेशन, पूलिंग, बहुत टाइप की लेयर होती है, वो हम सब बाद में बात करेंगे उसकी, बहुत टाइप्स की होती है। अब ये सब ना कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, मतलब एक तरह का नर्वस सिस्टम भी बनाती है। सो आपका जो है पहला ये नोड है, ठीक है, ये आपका इन सबसे कनेक्ट होगा, इससे भी होगा और आपके इससे भी होगा। फिर आपका जो सेकंड है ये भी सबसे कनेक्ट होगा। ओके, सेम आपका जो थर्ड है ये भी सबसे कनेक्ट होगा, ऐसे। फिर आपके जो ये पहला वाला सेकंड हिडन लेयर का है, ये दूसरी हिडन लेयर से कनेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, ये सारे हिडन लेयर एक दूसरे में कनेक्ट होंगे। फिर ये इसमें कनेक्ट होगा। आई नो थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, आप सीध बना लेना। ठीक है, एंड फिर आखिर में ये दोनों आउटपुट लेयर से कनेक्ट होंगे। तो आपका इनपुट जाएगा यहां से अंदर, ठीक है, आउटपुट आएगा यहां से बाहर। ठीक है, मतलब आपने इससे बोला कि आपने एक फोटो भेजी से यहाँ से कि बताओ कैट है या डॉग है, आखिर में इसने यहाँ पे आके बताया आपको कि ये कैट है या डॉग है। तो आपका थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है। ठीक है, तो पूरा एक नर्वस सिस्टम का जाल टाइप का बना रहता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। तो उसी का थोड़ा रेप्लिका बनाने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने। तो उसी स्टडी को हम डीप लर्निंग बोलते हैं, जहाँ पे आप ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करते हो। सो बेसिकली वो ये आपका डीप लर्निंग होता है। एंड बाकी चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि मशीन लर्निंग के एक एडवांस फॉर्म को हम डीप लर्निंग बोलते हैं। बाकी सबसेट है, बाकी हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन ब्रेन को। सो इजी डेफिनेशंस, इससे ज़्यादा क्या ही बताएंगे आपको डीप लर्निंग में। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट इज डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग। सो बेसिकली हम एक छोटा सा कॉम्पिटिशन कराएंगे। हम कुछ एस्पेक्ट्स रखेंगे कि ये आपका कैटेगरी है, यहाँ पे डीप लर्निंग अच्छा परफॉर्म कर रही है या मशीन लर्निंग अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच में कॉम्पिटिशन कराएंगे, और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि मतलब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ डीप लर्निंग यूज करनी चाहिए, कहाँ मशीन लर्निंग यूज करनी चाहिए, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से कैसे पावरफुल है। सो छोटी मोटी चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो एक नया पेज क्रिएट करते हैं, नई शुरुआत। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना शोडाउन मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। सो पहले हम यहाँ पे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, मतलब हम कुछ फीचर्स रखेंगे कि इस फीचर्स में कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और फिर हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करेंगे एस्पेक्ट की। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे मशीन लर्निंग से कंपेयर करेंगे, एमएल से डिराइव कर रहा हूँ मैं इसे। यहाँ पे हम डीप लर्निंग की बात करेंगे, डीएल से डिराइव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला एस्पेक्ट बहुत कॉमन एस्पेक्ट है। ओके, सो आपने फीचर इंजीनियरिंग पढ़ ली है मशीन लर्निंग में, राइट। सो वही है हमारा पहला एस्पेक्ट, फीचर इंजीनियरिंग। सो बेसिकली मशीन लर्निंग में आप कैसे करते हो फीचर इंजीनियरिंग। आप बहुत सारे टेक्निक्स लगाते हो, आउटलायर डिटेक्शन की, नल वैल्यूज को भरने की, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो सब फीचर इंजीनियरिंग में आते हैं आपकी। आप नॉर्मलाइज करते हो डेटा को, बहुत कुछ होता है। सो आपको मतलब मैनुअली करनी पड़ती है। सो यहाँ पॉइंट है कि आपको मैनुअली करना पड़ता है। आपको स्मार्ट टेक्निक लगानी है तो आपको किसी लाइब्रेरी को लेके इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके स्मार्ट टेक्निक लगेगी वगैरह वगैरह। बट डीप लर्निंग थोड़ी अलग है। डीप लर्निंग में आपको फीचर इंजीनियरिंग का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। फीचर इंजीनियरिंग अपने आप एल्गोरिथम के अंदर ही होती है सब कुछ। इतने एल्गोरिथम है भी नहीं डीप लर्निंग में जितने मशीन लर्निंग में। और वो सारे एल्गोरिथम अपने आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसे एल्गोरिथम होते हैं वो। सो यहाँ पे आपके सॉरी ऑटोमेटिक होती है फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जीता, ऑफ कोर्स डीप लर्निंग। सो हम डीप लर्निंग को एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर एक टिक मार देते हैं। ठीक है, सो डीप लर्निंग जीत गई है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं किस टाइप के डेटा के ऊपर काम कर सकती है ये। ठीक है, सो बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की।
हम ऐसे बात बोल सकते हैं, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, डेटा टाइप बोल लो या आप बोल लो डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब मशीन लर्निंग जनरली कैसे डेटा पे काम करती है? आपके टेबुलर डेटा, जो आपकी सीएसवी फाइल्स होती हैं, टेबल में डेटा होता है, डेटा फ्रेम्स होते हैं, राइट? सो बेसिकली ये आपकी काम करती है टेबुलर डेटा, राइट? कर सकती है, इमेजेस वगैरह के साथ भी काम कर सकती है, बट उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। बट डीप लर्निंग टेबुलर डेटा पे काम करती है। ठीक है, टेबुलर डेटा तो कर ही लेगी, मतलब इसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क टाइप का होता है, एएनएन, वो टेबुलर डेटा के लिए बना है बेसिकली। इसके बाद ये इमेजेस से भी बहुत अच्छा काम करती है। इमेजेस सेगमेंट के लिए इन्होंने अलग से न्यूरल नेटवर्क बना रखे हैं, उनको सीएनएन बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। इमेजेस वीडियोस एक ही सेगमेंट में आ गई, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी इमेजेस को बना के वीडियोस बन जाती है। ओके, एंड फिर हो गया टेक्सचुअल डेटा बेसिकली जो हमारे एनएलपी के फील्ड के अंदर आता है। सो उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से एल्गोरिथम्स का सेगमेंट बना रखा है, आरएनएन करके। ठीक है, आरएनएन, एलएसटीएम, ये सब। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये टेबुलर भी कर सकती है, इमेजेस भी कर सकती है, टेक्सचुअल भी कर सकती है। सो मतलब मल्टीपल टाइप्स की कर सकती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारी डीप लर्निंग जीत गई है। सो अभी तो 2-0 से चल रहा है डीप लर्निंग आगे। कोई नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब थर्ड एस्पेक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो होगा कंप्यूटेशनल पावर। सो हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल पावर। मतलब आपको सीपीयू, जीपीयू रिसोर्सेस किसके लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं? सो ये हमारा मेन एमएल सेगमेंट है, ठीक है, बीच वाली लाइन। सो आपका जो मशीन लर्निंग है वो किसी भी नॉर्मल पीसी में काम कर लेगा। मतलब आपने को 20-25 हज़ार का भी पीसी ले रखा है, i3 प्रोसेसर वगैरह वगैरह के साथ, उसमें भी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अच्छे से काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठाक डेटा के साथ भी अच्छे से काम कर लेंगे। सो मतलब लो रिसोर्सेज, आपको ज़्यादा रैम नहीं चाहिए, ज़्यादा सीपीयू का कंप्यूटेशनल पावर नहीं चाहिए, ना आपको जीपीयू की ज़्यादा ज़रूरत है। जीपीयू की तो ज़रूरत होती भी नहीं है शायद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को। ओके, सो मतलब आपके नॉर्मल पीसी भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बात बदल जाती है डीप लर्निंग के केस में। ये बात बदल जाती है डीप लर्निंग के केस में। डीप लर्निंग, अगर आपका डेटा बड़ा है, अगर आपके पास डेटा बड़ा है, तो आपको हाई सीपीयू, हाई जीपीयू चाहिए। मेरे को तो अपने इनिशियल डेज में अपने पीसी में, क्योंकि मेरे पीसी में जीपीयू नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। मेरे को मतलब कोलैब वगैरह में ट्रेन करके फिर यहाँ इंपोर्ट करके ये सब करना पड़ता था, मतलब जुगाड़ टाइप का लगाना पड़ता था। ओके, सो अगर आपको मशीन लर्निंग में स्पेशलाइज करना है, तो मेक श्योर आप जीपीयू वाला लैपटॉप लो। ठीक है, सो आपको हाई सीपीयू, हाई जीपीयू, मतलब कंप्यूटेशन पावर हाई चाहिए। यहाँ पे आपका लो से भी काम बन जाएगा मशीन लर्निंग में, बट डीप लर्निंग केस में हाई तो चाहिए ही चाहिए। खासकर आप इमेजेस और वीडियोस के साथ काम कर रहे हो, तो मतलब समझ लो रिक्वायरमेंट और हाई। सो इस केस में कौन जीता? ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग। चलो, मशीन लर्निंग का खाता खुल गया है। ओके, सो क्योंकि मशीन लर्निंग आपके छोटे से बजट में भी फिट हो जाती है। चलो, अब बात करते हैं इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब समझना किसको ईजी होता है। ठीक है, सो हम टर्म्स डालते हैं, इंटरप्रेटेबिलिटी। आई होप राइटिंग इतनी बुरी ना हो। ओके, सो इंटरप्रेटेबिलिटी के केस में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि इजी टू अंडरस्टैंड तो कहीं भी नहीं थे। हमने मतलब जो कैट बूस्ट वगैरह सीखे, उनमें तो दिमाग खराब हो गया। कैट बूस्ट वगैरह, क्या बोलते हैं, बूस्टिंग्स वगैरह, उनमें तो दिमाग खराब हो गया। अगर आपका उनमें दिमाग खराब हुआ है ना, तो आप ये मान लो वो तो सबसे ईजी थे। जब तक सीखे वो तो सबसे ईजी थे, मशीन लर्निंग के सबसे ईजी थे। ठीक है, बट डीप लर्निंग में क्या होता है ना, डीप लर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेसिकली डीप लर्निंग के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, डीप लर्निंग किसकी तरह एक्ट करता है? एक ब्लैक बॉक्स की तरह। अब आप ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज होती है इसे समझो। उसके लिए हम
ये पिछले वाले डायग्राम पे जाएंगे, आपके पिछले वाले पेज के। सो बेसिकली ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज होती है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि डेटा यहाँ से जा रहा है अंदर, आपको ये पता चल रहा है, मतलब आपको इनपुट वाला दिख रहा है, इनपुट लेयर की यहाँ से डेटा अंदर जा रहा है, और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से आउटपुट बाहर आ रहा है, बट आपको अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है अंदर, मतलब कैसे लेयर किससे ज्वाइन हो रखी है, कैसे क्या हो रखा है, ये कुछ पता नहीं चलता आपको डीप लर्निंग केस में। भले आपने मैथमेटिक्स पढ़ ली, ये सब हो रहा है, बट फिर भी आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनते हैं, ठीक है। अगर आपने चैट जीपीटी को भी देखा होगा तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स है, वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर इन्हीं को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं होता इसमें, समझ नहीं आता किसी को भी डीप लर्निंग, आपने बना तो दिया बट आपको खुद को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है। आपको ये दिखेगा यहाँ से इनपुट जा रहा है, वहां से आउटपुट आ रहा है, बट बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सो मतलब इंटरनल प्रोसेसेस आपकी हिडन रहती हैं, इन शॉर्ट ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है। सो इस केस में कौन जीता है? ऑफ कोर्स एमएल जीत गया, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। सो आई थिंक एमएल जीत गया। अब बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की, वह आपका ट्रेनिंग डेटा। कितना ट्रेनिंग डेटा रिक्वायर्ड होता है एक मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और एक डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए बेसिकली। सो जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है वो एक्यूरेटली ट्रेन किया जा सकता है, एक्यूरेटली की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेन करने से कुछ वो नहीं है, इसका एक्यूरेटली ट्रेन करने का मतलब है। सो जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो एक्यूरेटली ट्रेन किया जा सकता है लो डेटा पे भी, लो डेटा साइज। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप आइरिस डेटा सेट को देख सकते हो, उसमें आई थिंक सिर्फ 150 आइटम होते हैं, 50 वर्सिकलर, 50 वर्जिनिका, और 50 उसके होते हैं सेटोसा के, बट स्टिल वो मॉडल 99-100% की एक्यूरेसी देता है और अच्छे से प्रिडिक्ट भी कर लेता है गिवन आउटपुट पे। तो मतलब वहां पे आपके लो डेटा पे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट डीप लर्निंग केस में ऐसा नहीं है, बहुत लार्ज डेटा चाहिए होता है इसे ट्रेन होने के लिए, मतलब 1000 में भी काम नहीं बनेगा, इतना ऐसा होता है, 1000-2000 में भी काम नहीं बनेगा, मतलब आपका कम से कम 10-20 हजार आइटम्स होने चाहिए ट्रेन करने के लिए, तब जाके अच्छे से ट्रेन हो पाएगा आपका डीप लर्निंग के मॉडल, खासकर इमेजेस वगैरह के केस में तो और डेटा चाहिए, जितना जितना हो सके उतना बेटर है। सो इस केस में कौन जीता है? मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग ने लीड ले लिया अब 3-2 से। ओके, कोई नहीं, टाई तो मैं करा के रहूंगा। फिर अब एक्यूरेसी वाइज बात कर लेते हैं, ये तो ट्रेनिंग डेटा वाइज हो गई, अब एक्यूरेसी वाइज बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी वाइज। सो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, एक्यूरेसी वाइज, बट किसके लिए? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बोल लो तो आप मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। आयरिस डेटा सेट है वो इतना रियल नहीं है, ठीक है। आप अगर एक इमेज दे रहे हो, उससे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो आयरिस सेटोसा है, आयरिस वर्जिनिका है, वो थोड़ा रियल प्रॉब्लम है, बट आप एक पैरामीटर्स दे रहे हो कि पेटल की लेंथ कितनी है, वो थोड़ा रियल लाइफ नहीं है ना, मतलब कौन ही करेगा कि पेटल लेंथ नापेगा पहले, स्केल लेके फिर फीड करेगा, इससे बड़े बस एक इमेज अपलोड किया, उसने बता दिया। तो रियल लाइफ कौन सा लग रहा है जिसमें इमेज अपलोड करके भेजना है? सो वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहलाती है। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के केस में आपका जो मशीन लर्निंग है वो बहुत लो लो एक्यूरेसी देगा, ठीक है। अब आप ये देख लो कि चैट जीपीटी किससे बना होगा, चैट जीपीटी बहुत एडवांस मॉडल है, वो मशीन लर्निंग से बना है? बिल्कुल नहीं, वो डीप लर्निंग के कंसेप्ट से बना है, मतलब उसकी फाउंडेशन डीप लर्निंग है चैट जीपीटी की, ठीक है। सो मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फेल कर जाता है, लो एक्यूरेसी देता है, बट हमारा डीप लर्निंग हाई एक्यूरेसी, ठीक है। सो डीप लर्निंग ने भी 3 पॉइंट्स ले लिए, तो 3/3 टाई हो चुका है एक तरह से, जो कि मैं कराना ही चाहता था, क्योंकि कोई बुरा नहीं है, मशीन लर्निंग भी अपनी जगह सही है, डीप लर्निंग भी अपनी जगह सही है, उनके यूज केस से बात है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। सो हम बात करते हैं कंक्लूजन की, इस जो हमने डुअल कराया है, वॉर करवाई है, इसका कंक्लूजन क्या है? अब देखो, अगर पहला पॉइंट, अगर आपके पास लेस डेटा है, ठीक है, दूसरा आपके पास लेस रिसोर्स है, मतलब आपका सीपीयू जीपीयू ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है कि आप क्लाउड में ज्यादा वो चीजें खरीद सको,
ठीक है? आपका टैबुलर डेटा है, मतलब आपके सीएसवी फाइल्स वगैरह हैं या एसक्यूएल फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है? टैबुलर डेटा है। अगर ये सब चीज़ें हैं, तो मशीन लर्निंग पे जाओ यार, कहाँ दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है? अब दूसरा केस, अगर आपके पास डेटा ट्रेन करने के लिए काफ़ी है, मतलब आपके पास लार्ज डेटा है ट्रेन करने के लिए, ठीक है? आपके पास हाई रिसोर्सेज़ हैं, मतलब उस ऊपर वाले का उल्टा। आपके पास है जीपीयू, भाई पैसे की कमी नहीं है, अंधा पैसा आ चुका है, ठीक है? दूसरा, आपके पास डेटा साइज़ ऐसे हैं, मतलब डेटा टाइप्स, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, टेक्सचुअल डेटा है, ठीक है? ये सब है। मतलब इमेजेस हैं और टेक्सचुअल डेटा है, बाकी एटसेट्रा आप कुछ भी लिख लो इसकी जगह, ठीक है? और आप थोड़े एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे काम कर रहे हो, ठीक है? एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। अगर ये सब आपकी सिचुएशंस हैं, सो ऑफ कोर्स आप डीप लर्निंग की तरफ जाओगे। सो यही है मेजर कंक्लूजन। ओके, अगर लेस डेटा है, लेस रिसोर्स है, टेबुलर डेटा है, मशीन लर्निंग। लार्ज डेटा है, हाई रिसोर्स है, इमेजेस है, टेक्सचुअल है डेटा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स डीप लर्निंग। सो यही था हमारा डुअल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मशीन लर्निंग कहाँ बेटर है, डीप लर्निंग कहाँ बेटर है, कैसे बेटर्स हैं, और इनके यूज़ केस तो मैंने बता ही दिया आपको यार, ठीक है? सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया जो कि आपका डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग, और यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग ऑल्सो, कि डीप लर्निंग के टाइप कितने होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स जो मैंने बात की आपको, वो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, एएनएन, आरएनएन, सीएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू, और ट्रांसफॉर्मर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उन सबको मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके यहाँ, हिस्ट्री से, जहाँ से शुरू हुआ था 1940 से, और ये 2025 तक का सब कुछ, डीप सीक वीप सीक सब आएगा आपका इसमें, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, अगर मतलब किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका पास्ट पता होना चाहिए, ठीक है? सो जानते हैं पास्ट अपने डीप लर्निंग का। तो हम बात करते हैं अपना हिस्ट्री के बारे में डीप लर्निंग के। सो एक नई स्लाइड खोल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं। सो बेसिकली मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, बट 4 स्टेजेस में। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, सबके अपने नाम होंगे, ठीक है? सो एक दूसरे पेन से लिख देते हैं नाम वगैरह के लिए। सो सबसे पहले आपकी बात आती है स्टेज 1, ठीक है? स्टेज 1 को हम नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाए? स्टेज 1 का नाम देते हैं अर्ली डेज़, अर्ली डेज़, पुराने दिन, ठीक है? सो ये आपके पुराने दिन की बात की जाएगी यहाँ पे डीप लर्निंग की। मैं वापस व्हाइट पेन ले लेता हूँ। अब ये अर्ली डेज़ का पीरियड कौन-सा पीरियड है? सो बेसिकली ये आपका है 1940 से लेके 1980s के बीच में, ठीक है? इतना बड़ा टाइम, 40 साल का गैप है। सो इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डीप लर्निंग कैसे आई थी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 1943 की। हम बात करेंगे 1943। अब 1943 में हुआ क्या था? 1943 में आया था, मतलब डीप लर्निंग का पहला कंसेप्ट आया था, ठीक है? सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग, डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग 1943 में आया था। कैसे आया था? सो बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे। कौन थे? 2 साइंटिस्ट थे। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ दोनों के। तो नाम थे साइंटिस्ट्स के वॉरेन, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, वॉरेन मैकक्लॉथ सर, ठीक है? सर एज अ रिस्पेक्ट। वॉल्टर पिट्स सर, वॉल्टर पिट्स सर, ठीक है? सो ये हमारे 2 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मतलब पहला कंसेप्ट लेके आए थे ये डीप लर्निंग का। सो इन्होंने करा क्या था, जो मैं अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, इन्होंने करा था, मतलब
पहला न्यूरॉन क्रिएट किया था, मैथमेटिकल न्यूरॉन। सो फर्स्ट मैथमेटिकल न्यूरॉन इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब जैसे आपकी बॉडी में होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्व से। नर्व्स किससे बनती है? न्यूरॉन से। सो यही डीप लर्निंग का भी है केस। सो सबसे छोटी यूनिट, जो डीप लर्निंग सबसे छोटी यूनिट होती है, न्यूरॉन, वो इन दो साइंटिस्ट्स ने बनाया था, मतलब मैथमेटिकल वे में, क्योंकि डीप लर्निंग तो मैथमेटिक्स की है ना। सो न्यूरॉन आपकी सिंगल यूनिट होती है एक न्यूरल नेटवर्क की। सो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो हमारा ब्रेन, जैसे इन्होंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो कैसे काम करता है, वो क्या है? एक नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? ऑन ऑफ स्विचेस का। लाइक मतलब बहुत सारे ऑन ऑफ स्विचेस लगे हैं लाइन में, कि अगर ये सिचुएशन नहीं हो रही तो इसको ऑफ, या सिचुएशन ऑन। जैसे मान लो आपने कोई गर्म तवे पे हाथ लगाया और रिएक्शन में आपने हटाया है एकदम से हाथ। अब वो आप वो मत बोलना कि स्पाइनल वाला होता है वो मेरे को पता है, बट मैं ब्रेन के केस में बोल रहा हूँ। तो आपने एकदम हाथ हटाया, तो उसमें मतलब रिएक्शन होंगी ऑन ऑफ स्विचेस के बेसिस पे, कि क्या ये गर्म था? ऑन। क्या हमें हाथ हटाना है? ऑन। ऐसे मतलब एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ऑन ऑफ स्विचेस का हमारी बॉडी के अंदर। सो उन्होंने उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की आर्टिफिशियल वे में। सो वहां से उन्होंने ये फर्स्ट मैथमेटिकल न्यूरॉन बनाया। ठीक है, सो मतलब उनका ये थ्योरी थी कि हम उन ऑन ऑफ स्विचेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। सो 1943 के बाद जब ये मतलब फर्स्ट कंसेप्ट आया न्यूरॉन का, उसके बाद स्टडीज होती रही। ठीक है, स्टडीज करते रहे लोग। अब नया कंसेप्ट था तो ऑफ कोर्स साइंटिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं हर चीज को। तो उन्होंने स्टडी की और हम आ जाते हैं कुछ मतलब 12-13 साल बाद हम आ जाते हैं 1958 पे। हमने एक टाइम गैप का जंप ले लिया, बिकॉज इनके बीच में कोई इतना बड़ा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। So हम बस मेजर डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, बट मेरा रिस्पेक्ट है सभी साइंटिस्ट के जिन्होंने भी मतलब कंट्रीब्यूट किया था। सो 1958 में क्या हुआ था? फर्स्ट एआई मॉडल बना था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने न्यूरॉन बनाया था सबसे। अब फर्स्ट एआई मॉडल बन चुका था आपका, या एआई की जगह डीप लर्निंग मॉडल बोल सकते हो। और वो डीप लर्निंग मॉडल क्या था आपका? यहाँ पे लिख देते हैं, परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन। ठीक है, इसका नाम था जो फर्स्ट। अभी भी परसेप्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम डीप लर्निंग में आगे जाएंगे, परसेप्ट्रॉन पढ़ना बहुत कंपलसरी है। परसेप्ट्रॉन पढ़ोगे तभी डीप लर्निंग आगे समझ आएगा। सो परसेप्ट्रॉन, आप उसको परसेप्ट्रॉन को एक केस ले सकते हो एएनएन का। एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। और एएनएन एक ब्रांच होती है डीप लर्निंग की। मतलब न्यूरल नेटवर्क्स बहुत टाइप के होते हैं ना, उनमें से एक टाइप होता है एएनएन। सो इसे याद रखना, हम एएनएन के बारे में पढ़ेंगे। और एएनएन के अंदर सबसे हमारा जो पहला एएनएन डेवलप किया गया था वो था परसेप्ट्रॉन। अब परसेप्ट्रॉन बनाया किसने था? तो उन साइंटिस्ट का नाम है हमारा फ्रैंक रोजनब्लैट्स। ठीक है, इन्होंने बनाया था हमारा परसेप्ट्रॉन। अब परसेप्ट्रॉन था क्या? सो परसेप्ट्रॉन था आपका एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। क्या था? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब देखो, 1943 में सिर्फ एक न्यूरॉन बना था, एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, अब इन्होंने सिंगल लेयर न्यूरल न्यूरल नेटवर्क बना दिया। So, मतलब प्रोग्रेस थी, 15 साल के हिसाब से प्रोग्रेस थी। एक न्यूरॉन से हम एक न्यूरल नेटवर्क पे पहुंच चुके थे, बट भले ये सिंगल लेयर्ड था। ठीक है, बट था तो सही, न्यूरल नेटवर्क तो था। हम एक न्यूरॉन से एक न्यूरल नेटवर्क पे डेवलप कर चुके थे। सो ये करने में क्या क्या काबिलियत रखता था परसेप्ट्रॉन? सो आपकी ये बेसिक, अगर हम बात करें इसकी काबिलियत क्या थी, सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन टास्क कर सकता था। ठीक है, जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल करते हैं ना क्लासिफिकेशन, वही बेसिक क्लासिफिकेशन टास्क कर सकते हैं। और जो आपके एएनएन भी होते हैं ना, वो इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं। एएनएन आपके टेबुलर डेटा के साथ काम किए जाते हैं। ठीक है, जनरली एएनएन आपका टेबुलर डेटा के साथ काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। बट डेवलपमेंट तो थी भाई, एक न्यूरॉन से हम एक न्यूरल नेटवर्क पहुंचे तो डेवलपमेंट है, हेड्स ऑफ। भले वो बेसिक क्लासिफिकेशन टास्क कर पा रहा हो मशीन लर्निंग की तरह, बट अप्रोच तो अलग थी।
ओके, सो नाउ रिसर्च वापस की गई 1958 के बाद भी बहुत रिसर्च की गई है, क्योंकि परसेप्ट्रॉन एक मेजर डेवलपमेंट बन चुका था, तो लोगों ने करना शुरू किया रिसर्चेस और भी। अब आती है बात 1970 की, ठीक है, मतलब 12 साल बाद, ठीक है। सो यहां से हम बोलेंगे कि डीप लर्निंग का एक डार्क पीरियड स्टार्ट हो गया। हम बोलेंगे डार्क पीरियड फॉर डीप लर्निंग, ठीक है। डार्क पीरियड बोल सकते हो आप, डीप लर्निंग का डाउनफॉल भी बोल सकते हो, ठीक है, डाउनफॉल। अब क्यों हुआ ये, इसका रीजन था। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो परसेप्ट्रॉन है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। उन्होंने बहुत अगड़म-तिगड़म लगाया कि ये ऐसे कर देते हैं, थोड़ा-सा लेयर्स बढ़ाते हैं, ये कर देते हैं, बट नहीं हुआ कुछ भी। मतलब वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। वो वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है जो मशीन लर्निंग कर पा रही है ऑलरेडी। तो जब मशीन लर्निंग ऑलरेडी कर पा रही है, तो हमें नई चीज़ की क्या ज़रूरत है? मतलब फालतू में इतना सब कुछ करो, अब उसका जो फ़ायदा है वो मशीन लर्निंग के बराबर ही है, जो ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है, राइट? सो साइंटिस्ट्स के दिमाग में मान लग गया कि नहीं यार, ये इतना कुछ खास है नहीं, इसको अबॉर्ट करो। सो लोग छोड़ते गए, उसे छोड़ते गए, छोड़ते गए। सो अब जैसे अब रिसर्च में इंटरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है? इंटरेस्ट कम हो रहा है, सबसे पहले तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ? लोगों का इंटरेस्ट गया। लोगों को मज़ा नहीं आ रहा डीप लर्निंग करने में। अब इंटरेस्ट गया है, अब डिमांड नहीं है किसी चीज़ की, सो उसकी फंडिंग भी रुक जाएगी, ठीक है? सो सारे जो मतलब प्रोजेक्ट्स थे डीप लर्निंग के रिलेटेड, उनकी फंडिंग रुक गई। अब फंडिंग नहीं आ रही, सैलरी नहीं मिल रही रिसर्चर्स को, तो वो काम भी क्यों करेंगे उस चीज़ पे, है ना? सो लोगों ने अबॉर्ट कर दिया एक तरह से। सो सबने नहीं किया, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अबॉर्ट कर दिया डीप लर्निंग को। सो इस वजह से यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं आप डार्क पीरियड आ गया। ऑल्दो कुछ रिसर्चर्स चल रही थी कि हम इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं, और उन्हीं रिसर्चर्स की बदौलत हमें एक कमबैक देखने को मिला था डीप लर्निंग का, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी स्टेज 1 होती है कंप्लीट। सो स्टेज 1 के अंदर आपके बेसिकली 2 मेन डेवलपमेंट्स थे। सबसे पहले तो आपने सबसे पहला न्यूरॉन कब बना, एंड देन 1958 में हमारा पहला न्यूरल नेटवर्क बना, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेज 2। अब स्टेज 2 का नाम क्या दें? कुछ यूनिक नाम देते हैं, कमबैक एरा। ये बेसिकली डाउनफॉल हो चुका है ना, डाउनफॉल के बाद कमबैक भी तो करना है, कमबैक एरा। अब ये कमबैक एरा कब से कब तक चला? ये बेसिकली चला 1980 से 1990 के बीच में। आई थिंक 2000 1990, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो गया कमबैक एरा। सो आप देख सकते हो 1970 में इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था डीप लर्निंग का। अब बात है 19, ये हम कमबैक एरा के अंदर है, ठीक है, 1982 की, सॉरी सॉरी 1982 की, ठीक है। 1982 में क्या हुआ था, ये छोटा डेवलपमेंट है, इसमें कमबैक का इतना कुछ बड़ा हाथ नहीं है इसका। सो आरएनएन इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो आपके आरएनएन है, ये भी टर्म याद रखना, ये हम पढ़ेंगे। आरएनएन वर इंट्रोड्यूस्ड, इतना कुछ खास नहीं है ये, मतलब इसका आगे जाके है इन्फ्लुएंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आरएनएन इंट्रोड्यूस किए थे, गए थे। आरएनएन का मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। हमने एएनएन पढ़ लिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन होते हैं आपके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। डेफिनेशन देता हूँ यहाँ, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सो बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे आपने आपको बताया, एएनएन आपका टेबुलर डेटा के साथ काम करता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आपका टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करता है, ठीक है। बट इनके साथ दिक्कत थी, मतलब इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे थे ये। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया एक तरह से, बहुत बेकार काम कर रहे थे। इससे बढ़िया तो मतलब मशीन लर्निंग मॉडल काम कर रहे थे आरएनएन से बढ़िया, क्योंकि आरएनएन इतने एडवांस नहीं थे। आपके आरएनएन तो फिर भी थोड़ी बहुत एडवांस है, उस टाइम के 1982 के टाइम के इतने नहीं थे, बहुत बेसिक से थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे खास।
भले ही बोला था कि टेक्सचुअल डेटा पे काम करेंगे, बट इतना कुछ नहीं था, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था कुछ। सो उन लोगों ने मतलब इग्नोर कर दिया एक तरह से, मतलब आरएन आया गया, कुछ पता नहीं चला लोगों को। अब बात करते हैं 1986 की। 1986, अब यहां से हुआ था रियल कमबैक स्टार्ट। रियल कमबैक कैसे स्टार्ट हुआ? एक एल्गोरिथम आया, बैक प्रोपगेशन। इसको पढ़ेंगे हम। डीप लर्निंग समझने के लिए आपको बैक प्रोपगेशन पता होना चाहिए क्या होता है। सो यहां पे आया था हमारा बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, लिखता हूं एल्गोरिथम, और इसने पूरा डीप लर्निंग का गेम चेंज कर दिया आज तक के लिए। टिल 2025 दिस वाज द डिवास्टेटिंग चेंज इन द डीप लर्निंग हिस्ट्री। दिस 1986 मतलब एक तरह से बोल सकते हो गोल्डन ईयर डीप लर्निंग के लिए। अब कैसे था गोल्डन ईयर? अब होता क्या ये बेसिकली, बट होने से पहले बात कर लेते हैं किसने बनाया था इन्हें। सो हमारे वापस 3 साइंटिस्ट आते हैं। सो उनके नाम, क्योंकि उनको ऑनर करना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही आप आज ये मशीन लर्निंग का फील्ड पढ़ पा रहे हो। ठीक है। सो सबसे पहले जो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ फादर ऑफ डीप लर्निंग, वो है आपके जॉफ्रे हिंटन सर। इनका यहीं यहीं पे काम नहीं है, इन्होंने आगे जाके भी बहुत किया है। अभी जब जाएंगे ना हम थोड़े आगे 2012 के करीब, वहां पे भी जॉफ्रे हिंटन सर ने बहुत काम किया है डीप लर्निंग को फेमस करने के लिए। मतलब आप बोल सकते हो कि डीप लर्निंग फेमस भी इन्होंने ही की है, बैक कमबैक भी इन्होंने कराया था, फेमस भी इन्होंने करी एक तरह से। ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं डेविड रुमल हर्ट सर। ठीक है। देन वी हैव रोनाल्ड विलियम्स सर। ओके। सो दीज आर अवर 3 साइंटिस्ट। इन्होंने ही मतलब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम को क्रिएट किया था। ठीक है। अब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम करती क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको, इन डेप्थ तो हम वहां पढ़ेंगे, बट वैसे क्या करती है ये। अब इसको समझने के लिए हम अपने इस डायग्राम पे चले जाते हैं वापस, इस वाले डायग्राम पे। ठीक है। सो यहाँ पे तक इसे आउटपुट मिल गया। ठीक है। इसने पहली बार जब ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, सपोज ये ट्रेनिंग वाला फेज है, ट्रेनिंग के टाइम से आउटपुट मिला, बट मतलब लॉस बहुत ज्यादा था, मॉडल का लॉस बहुत ज्यादा था। सो ये वापस बैक ट्रेनिंग करेगा, मतलब पीछे जाएगा। और इसके अंदर जो आपकी ये सर्कल है, इनके अंदर होते हैं चीजें वेट्स। वेट्स आपने पढ़ा है, मशीन लर्निंग के अंदर भी वेट्स होते हैं। आपने लीनियर रिग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा तो वेट्स के बारे में पता होगा। सो ये उन वेट्स को अपडेट करता है, पीछे की तरफ ट्रेन करता है, बैक ट्रेनिंग। पीछे की तरफ ट्रेन करता है, उन वेट्स को चेंज करता है, फिर वापस आगे की तरफ ट्रेन करता है, फिर पीछे की तरफ ट्रेन करता है, जब तक कि आपको मिनिमल लॉस ना मिले। ठीक है। मतलब आप एक्यूरेट से एक्यूरेट मॉडल दिलाएगा। सो ये था इस एल्गोरिथम का मेन काम। सो ये पीछे जाता है, रिवर्स ट्रेन करता है, वेट्स अपडेट करता है, वापस आगे आता है, वापस पीछे जाता है, ट्रेन करता है, अपडेट करता है, वापस आगे आता है, ऐसे करके लॉस को मिनिमाइज करता रहता है और एक्यूरेसी को बढ़ाता रहता है। ठीक है। सो बेसिकली ये मेथड था टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स एफिशिएंटली। ये इसका मेन एडवांटेज था। ठीक है। ये था इसका मेन एमवीपी। ओके। सो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर जनरल टर्म, सो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम को बताता था कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, जब अगली बार मैं वापस आ रहा हूँ तो इसको ठीक करो, वेट्स को अपडेट करो और इसको ठीक करो। मतलब अपनी गलतियों से सिखाता था एक तरह से। जैसे ह्यूमन ब्रेन है, अब आपने एक बार कोई गलती से किसी पेन पे हाथ लगा दिया, अब वापस तो नहीं लगाओगे उसी पे हाथ, अब आपको पता है वो गर्म है। तो मतलब वही है कि ह्यूमन ब्रेन की तरह रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है कि एक बार गलती हो गई, अब उस गलती को वापस मत करो प्लीज। ठीक है। सो वही है कि ह्यूमन जैसे अपनी मिस्टेक से सीखता है, वैसे ही ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम को सिखाता है कि अपनी मिस्टेक से कैसे सीखना है। तो ये तो हो गया हमारा वन मेजर डेवलपमेंट ये कमबैक एरा में। अब बात आती है 1989 की। अब यहां पे हुआ था एक और चीज का आविष्कार, वो था आपका CNN। अब ये CNN क्या है?
CNN की फुल फॉर्म है आपकी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आपने ANN पढ़ लिया, RNN पढ़ लिया। अब आई थिंक आप गेस कर सकते हो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता होगा। ANN अगर टेबुलर के लिए हो रहा है, RNN अगर टेक्सचुअल के लिए हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? इमेजेस के लिए। इमेजेस वीडियोस ही बोल सकते हो क्योंकि वीडियोस भी तो इमेजेस से बनती है। ठीक है, सो ये इमेजेस पे काम करता है। हम पढ़ेंगे इसको भी इन डेप्थ पढ़ेंगे, बल्कि डीप लर्निंग का जो मेन फेमस होने का भी राज था ना, वो CNN के ऊपर था। पूरा फेमस ही CNN की वजह से हुए हैं वो। ANN RNN का इतना हाथ नहीं है। RNN का लेटर आया है, मतलब 2000 के केस में। जब अब आज के टाइम हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, चैट GPT आपका, ये सब RNN के डोमेन के अंदर आते हैं, मतलब RNN से इंस्पायर्ड हुए हैं, बट फेमस CNN ने किया था। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट CNN था वो 1989 में डेवलप किया था। सिंपल सा CNN था। किसने बनाया था ये? यैन ली कन सर ने। ठीक है, अब इनका जो फर्स्ट CNN था ये करता क्या था, इसका एप्लीकेशन क्या था? सो बेसिकली इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था, अगर आपने डीप लर्निंग पहले किया तो आपने ये प्रोजेक्ट देखा भी होगा बहुत जगह। सो इसका था कि ये हैंड रिटन डिजिट्स को 0 to 9 रिकॉग्नाइज कर पाता था। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर पाता था हैंड रिटन डिजिट्स को एक इमेज से, हैंड रिटन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो ये इसका आपका CNN का काम था। सो आज के जितने भी आपकी इमेज रिकॉग्निशन की चीजें ना, जैसे मतलब आप गूगल लेंस, पता होगा आपको, फोटो खींचते हो, मतलब आपने कोई आपको शर्ट पसंद आ रही है, आपने शर्ट की फोटो खींची और उस शर्ट के बहुत सारे ऑप्शन दिख गए, अमेजोन से दिख गए, फ्लिपकार्ट से दिख गए, गूगल लेंस की मदद से। सो उन सब का एप्लीकेशन आपके पहले CNN के अंदर छुपा हुआ है, वहीं से सारी चीजें डिराइव हो रखी हैं। वो 1989 की बात है और आज 2025 चल रहा है, तो एडवांसमेंट तो होगी ना, खैर। बट फाउंडेशन यहाँ से डाली गई है आजकल के इमेज रिकॉग्निशन की। ठीक है, अब आती है 1997 की बात। कमबैक एरा के अंदर ही आ रहा है 1997। 1990 तो अच्छा, कमबैक एरा में नहीं आ रहा है ये, बट मेरे को एक चीज़ इसलिए बतानी थी ये, क्योंकि इसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ था। 1997 में भी एक चीज़ हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस आया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो इतना बड़ा हाथ नहीं था इसका कमबैक में, बट अच्छा खासा था। सो यहाँ पे 1997 में क्या होता है, LSTM आए थे। LSTM वर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये LSTM है क्या? आपने RNN पढ़ा, RNN तो आया कब गया किसी को पता नहीं चला, बट LSTM की भनक सबको लगी। क्यों लगी? पहले LSTM की फुल फॉर्म जान लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा सकता हूँ। आप चैट GPT में कुछ डालते हो, ठीक है, आपने चैट GPT से बात की, हाउ आर यू, आपने उससे पूछा वेयर इज ताजमहल, फिर आपने बहुत बात की उससे, मतलब आधे एक घंटे बात की, फिर आपने उससे वापस पूछा कि व्हाट वाज माय सेकंड क्वेश्चन। उसको वो याद रहता है, चैट GPT को याद रहता है कि आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था उससे, वेयर इज ताजमहल। सो जो वो कंसेप्ट आया ना चैट GPT के अंदर, वो यहाँ से आया है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, सो ये एक तरह का LSTM क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ RNN है। RNN का ये एक स्पेशल टाइप है, जैसे डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक स्पेशल टाइप है, वैसे LSTM एक RNN का स्पेशल टाइप है। ठीक है, सो बेसिकली जो RNN में होता है ना, RNN के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो फेमस नहीं हो पाया था। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ऑल्दो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आई थिंक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर डिस्कस किया हुआ है हमने वैनिशिंग ग्रेडियंट, देखना अगर करा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। सो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही थी RNN के अंदर, बट आपके LSTM ने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया था। सो उस फिक्सिंग की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, और हम LSTM पढ़ेंगे, LSTM से बल्कि एक प्रोजेक्ट बनाने की भी ट्राई करेंगे पूरा पूरा।
ठीक है, तो एलएसटीएम ने आपकी ये वाली प्रॉब्लम फिक्स की थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी उसको नाम मिला था, रिकॉग्निशन मिली थी। सो यहाँ पे आपका कमबैक एरा भी खत्म होता है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3, स्टेज 3 का नाम दे देते हैं हम बूमिंग पीरियड, या ऐसे देते हैं डीप लर्निंग बूम। मतलब इस टाइम पे डीप लर्निंग अपने मतलब पीक पे था, एकदम मतलब फेमस ही हो गया था, खतरनाक वाला फेमस हो गया था। सो ये वाला पीरियड था आपका 2000 से लेके 2020, यही जो 2020 चल रहा है आपका, इससे पहले तक के 2020 मतलब जो पहले चले गया, चल रहा तो 2025 है। तो सबसे पहले आई थी बात 2006 की। अब 2006 में क्या हुआ था, आ, आप लोग वो तो पता ही होगा, जिसने बैक प्रोपेगेशन बनाई, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉफ्री हिंटन, राइट, जॉफ्रे हिंटन। सो यहाँ पर जो डीप लर्निंग टर्म आया ना, ये डीप लर्निंग टर्म को 2006 में कॉइन किया गया था कि हाँ डीप लर्निंग नाम से जानी जाएगी। ठीक है, सो जो टर्म आया था, कॉइंड द टर्म डीप लर्निंग। ओके, सो ये जो टर्म डीप लर्निंग आजकल आप बोल रहे हो, ये 2006 में बनाया गया था टर्म ये। सो उन्होंने हमें बताया कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे ट्रेन किए जा सकते हैं एफिशिएंटली, जो उन्होंने अपने बैक प्रोपगेशन के बारे में बताया। और बैक प्रोपगेशन भी बहुत एडवांस हो चुकी थी 2006 तक आने तक। सो अब रिसर्चर्स का इंटरेस्ट आने लग गया कि ये क्या नया फील्ड आया डीप लर्निंग, और जॉफ्री हिंटन जैसे बड़े साइंटिस्ट ने इसको डिराइव कर रखा है, तो कुछ तो होगी बात। तो अब रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया, मतलब मल्टीपल लेयर्स से बनाने लग गए, बैक प्रोपगेशन का यूज करने लगे, अलग अलग अपने थ्योरम्स लगाने लग गए। तो मतलब एक तरह से जो फंडिंग्स रुक गई थी, जो फंडिंग्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रुक गई थी पहले, जब हमने बात किया था ना डार्क पीरियड स्टार्ट हो गया था, अब वो पीक पे जाने लग गई थी। अब लोग पैसा डाल रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा था लोगों को। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ था, हमारा जो इंटरेस्ट था वो भी बढ़ने लगा था, और फंडिंग्स भी डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स में दबा के मिल रही थी। ठीक है, सो ये चीज हुई थी 2006 में। बट स्टिल अभी इतनी फेमस नहीं हुई थी, अभी तो मतलब पैसा आना शुरू हुआ था 2006 में, तो डीप लर्निंग के अंदर फेमस जो टर्निंग पॉइंट था, वो था 2012, जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। जो भी अगर आप कोई एमएल एंथुसियास्ट है, वो 2012 को कभी नहीं भूल सकता। 2012 था जहां पे आपकी डीप लर्निंग फेमस हुई थी। फेमस, हमने क्या लिखूं, फेमस। ओके, यहाँ फेमस हुई थी 2012 में। बेसिकली डीप लर्निंग बिकेम फेमस, यू कैन राइट दिस। सो होता क्या था, एक कंपटीशन होता था। अब वो कंपटीशन क्या होता था, इमेज नेट। एक तरह से मान लो ओलंपिक्स हुआ करता था मशीन लर्निंग मॉडल्स का, इमेज नेट। अब इसमें होता क्या था कि बहुत सारी एक इमेज का ना एक डेटाबेस था, बहुत सारी इमेजेस का एक डेटाबेस था, उसको इमेज नेट बोलते थे। सो उस इमेजेस में से ना कुछ मतलब लिमिटेड सेक्शन 20% या 10% सेक्शन उठा देते उस डेटाबेस से, और फिर लोगों को मॉडल्स ट्रेन करने होते थे कि किसका मॉडल बेटर है, और वो मॉडल जीतता था अवार्ड वहाँ का, उस साल के कंपटीशन का, हर साल होता था ये। सो आई थिंक ये 2008 या 9 से शुरू हुआ था। तो अब तक सब मशीन लर्निंग मॉडल जीत रहे थे, 2009 में मशीन लर्निंग, 10 में, 11 में, बट 12 में आके ये चेंज हो गया। सो बेसिकली 12 में क्या हुआ, एलेक्स नेट, एलेक्स नेट नाम का एक मॉडल था। क्या था, एलेक्स नेट नाम का एक मॉडल था। सो बेसिकली ये क्या था, एक डीप लर्निंग मॉडल था, ये था एक सीएनएन मॉडल। इसने जीत लिया था ये इमेज नेट कॉम्पिटिशन। सो बेसिकली ये एक तरह से हो गया था कि मतलब, और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे मार्जिन से, जो 2011 का मशीन लर्निंग मॉडल है ना, उससे मतलब बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। एरर रेट बहुत ही ज्यादा कम था, 10-15% कम था सीधा उस मशीन लर्निंग मॉडल से। मतलब एक तरह से बहुत बड़ी जीत थी, मतलब ऐसे जीत थी कि अ, खरगोश और कछुए वाली जीत थी, रियल लाइफ वाले खरगोश कछुए, वो कहानियों वाले नहीं। सो अब ये एलेक्स नेट किसने बनाया था, अब मैंने क्यों बोला है कि किसने बनाया था, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो मेन थे इसके, वो थे एलेक्स सर
उनका सरनेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो इट इज लाइक दिस, क्रिस हैव स्काई लाइक दिस, ठीक है। सो एंड जो हमारे सेकंड थे वो थे हमारे जॉफ्रे हिंटन सर, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। 1986 में बैक प्रोपगेशन, 2006 में टर्म भी क्वाइन खुद ही की, फेमस भी 2012 में खुद ही कर दिया, एंड वन मोर वर देयर, इलिया सुट्स्कैवर, ओके। तो इन तीनों ने मिलके आपका एलेक्स नेट को क्रिएट किया था, जो आपका CNN मॉडल था, और जिसने ये इमेज नेट कॉम्पिटिशन जीता था बहुत बड़े मार्जिन से। तो एक तरह से मतलब ये हो गया था कि एक तरह से ओलंपिक मेडल ही जीत लिया है डीप लर्निंग अचानक से, और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई थी मशीन लर्निंग मॉडल्स के मुकाबले। अब ये बहुत बड़ा चेंज लाया, बिगेस्ट चेंज। अब यहाँ से क्या हुआ, अब तक तो छोटे-मोटे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे, बट अब क्या टेक जायंट्स की नज़र पड़ रही थी ये डीप लर्निंग के अंदर। अभी भी वो काम कर रहे थे थोड़ा बहुत तो डीप लर्निंग में, बट अब तो उनका मतलब हो गया था कि बस यही है सब कुछ। अब वो टेक जायंट कौन-कौन से हैं? हर कोई जानता है उन्हें। गूगल, गूगल ने तो एक वो भी बनाया था अपना गूगल डीप माइंड्स करके। आई होप आपने सुना भी होगा। अभी डीप माइंड्स की बात भी करेंगे, अभी आगे जाएँगे जैसे 2016 में। गूगल हो गया आपका, फेसबुक हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, ठीक है? और भी बहुत बड़े-बड़े जायंट्स ने, बट ये 3 उस समय के लिए डोमिनेटिंग जायंट्स थे उस समय, टेक जायंट्स। इन्होंने मतलब अपनी रिसर्च से शुरू कर दी, और इनके पास तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है। अंधाधुंध पैसा इन्होंने लगाना शुरू कर दिया कि बस डीप लर्निंग में लगाओ जितना अंधा पैसा है, और इन्होंने अपनी खुद की रिसर्च शुरू कर दी और अपने बहुत मॉडल निकाले आगे चल के। अभी हम बात करेंगे उन मॉडल्स की भी। सॉरी, ओके। सो 2012 की बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं 2014 की, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा सीएनएन तो बहुत लाइक इम्पोर्टेंट वो था एक एक्स फैक्टर। अब 2014 में 2 चीज़ें हुई थी बेसिकली। 2014 में 2 चीज़ें हुई थी। पहला तो आया था जीआरयू, ठीक है? पहला क्या हुआ था? पहले की उसके बाद में बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका जीआरयू। अब जीआरयू की फुल फॉर्म है गेटेड, इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? गेटेड रिकरेंट यूनिट। अब ये है क्या जीआरयू? अब जो एलएसटीएम था ना, एलएसटीएम के साथ एक दिक्कत थी, मतलब बहुत स्लो था, बहुत कॉम्प्लेक्स था समझने के लिए। अब जीआरयू क्या था, एलएसटीएम के मुकाबले बहुत सिंपल था, ठीक है। पहले तो बहुत सिंपल था और बहुत फास्ट था, मतलब एक तरह से मान लो एलएसटीएम का एक फास्टर वर्जन था, ठीक है। जीआरयू को लोग यूज कहाँ कर रहे थे, इसने भी थोड़ा मतलब फैक्टर लाया, मेनली इसने फैक्टर लाया मशीन ट्रांसलेशंस में, मशीन ट्रांसलेशन में, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी टू जापानीज में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कुछ बोल लो, और चैट बॉट्स में, ठीक है। सो वहां पे आया था इसका मेन फैक्टर। तो ये जीआरयू हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। दूसरा जो मेन फैक्टर था 2014 में, वो था आपका गैन, जीएन। अब ये क्या है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। अब देखो जनरेटिव आ चुका है तो मतलब जनरेट करता है। अब मतलब आजकल के अगर आप वो ले लो, ओपन एआई ने नहीं निकाला वो अपना डेली करके, जो मतलब आप कुछ भी लिखो और इमेज दे देता है, ठीक है, बनी बनाई। मेटा ले लो, जो आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में बना हुआ आता है मेटा का, कि हाँ कुछ भी लिखो हम इमेज आपको जनरेट करके देंगे। उनकी जो फाउंडेशन थी वो यहाँ से आई है, इस ज्ञान से, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। सो बेसिकली ज्ञान में होता क्या है, ये 2 न्यूरल नेटवर्क्स का बनता है, 2 न्यूरल नेटवर्क्स का, 2 न्यूरॉन्स का नहीं, 2 न्यूरल नेटवर्क्स का बनता है ये, ठीक है। सो आपके क्या होते हैं, 2 न्यूरल नेटवर्क। हम इसके बारे में बात करेंगे इन डेप्थ, अभी तो मैं बस थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो आपका पहला न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली 2014, 15, 16 का टाइम बहुत यूज हुआ था इस ज्ञान का, बेसिकली डीप फेक जनरेट करने के लिए हुआ था इसका यूज। और दूसरा हुआ था डिस्क्रिमिनेटर,
दो चीज़ों से बनता है। अभी मैं बताता हूँ डीप फेक वाली बात क्या होता है उससे। मतलब ये डीप फेक के अंदर ये कहाँ से आ गया, ये आपका ज्ञान। अब जनरेटर का नाम से आप समझ गए ये इमेज को जनरेट करने में मदद करता है, फेक डेटा को जनरेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फेक डेटा को जनरेट करता है। और ये डिस्क्रिमिनेटर एक तरह से पुलिस की तरह काम करता है कि ये बताता है कि हाँ ये अच्छा है, ये नहीं है। ठीक है, कि जो मतलब जनरेटर ने जनरेट किया ये ठीक है, नहीं है, या और इम्प्रूव करना चाहिए इसे। सो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज आपने इस जनरेटर को बोला कि ह्यूमन फेस बना, आपने एग्जांपल दिया ह्यूमन फेस बना। सो पहले जनरेटर ने बनाया ब्लरी फेस, मतलब बहुत ब्लर्ड है। डिस्क्रिमिनेटर बोला हाँ ठीक है बट इम्प्रूव करो। फिर थोड़ा थोड़ा ह्यूमन फेस आने लग गया। डिस्क्रिमिनेटर बोला और इम्प्रूव करो। फिर थोड़ा थोड़ा और ह्यूमन फेस आने लग गया, और इम्प्रूव करो, आखिर में पूरा ही ह्यूमन फेस आ गया। ऐसे काम करते हैं ये, मतलब जनरल वे में बता रहा हूँ, मैथमेटिकली तो अलग ही काम करेंगे ना। सो बेसिकली इसका जो काम हुआ था, इसका जो मैं बोलूँ एप्लीकेशन हुआ था 2015-16 के टाइम। इसका मेन एप्लीकेशन लोग यूज कर रहे थे डीप फेक्स जनरेट करने में। डीप फेक्स आज तक भी होते हैं, डीप फेक्स जनरेशन। इसके बहुत यूज केसेस थे। इससे आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते थे, आप अपने मतलब खुद के क्लोथ्स बना सकते थे। ठीक है, आपके पास खुद का मतलब क्लोथ्स का बहुत बड़ा डेटा है, उनसे आप न्यू न्यू क्लोथ्स जनरेट कर सकते थे अलग अलग पैटर्न्स के साथ। अच्छे अच्छे काम भी थे, बट लोगों का डीप फेक के अंदर मतलब फेमस इसकी वजह से हो गया, ये डीप फेक जनरेशन की वजह से। सो आपने देखा होगा बहुत सारे हीरोइंस के फेस इधर-उधर कर देते थे लोग, अपना फेस हीरो की जगह पे लगा देते थे। सो वो डीप फेक जनरेशन था ना, सो सब ये गैन्स की वजह से हो रहा था, जनरेटेड डिस्क्रिमिनेटर न्यूरल नेटवर्क की वजह से। सो ये इसकी वजह से बेसिकली ज़्यादा फेमस हुआ था, ये डीप फेक जनरेशन की वजह से। ठीक है? सो यही था इसका मेन, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ। अब 2015 की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना टेक जायंट्स ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया था 2012 के बाद। अब ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, 2015 में भी इमेजनेट कॉम्पिटिशन हुआ था। अब सोचो उस समय कौन जीता होगा इमेजनेट कॉम्पिटिशन? उस समय जीता एक मॉडल करके, रेजनेट करके एक मॉडल था, मतलब आज भी यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है रेजनेट। उस मॉडल का नाम था रेजनेट। गेस करो किसने बनाया होगा रेजनेट? रेजनेट बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये जीता था आपका इमेजनेट उस साल का, 2015 का इमेजनेट कॉम्पिटिशन जीता था ये। ठीक है, तो मतलब एक तो ये था कि बहुत फास्ट था, और साइज में भी कम था, और बहुत एफिशिएंट था। मतलब अभी भी अगर हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं, मैं आज भी रेजनेट 50 का यूज करता हूँ, रेजनेट 50 एफपीएन का। बहुत मॉडल्स में मैं यूज करता हूँ रेजनेट का। ठीक है, तो मतलब रेजनेट आज तक के टाइम में 2025 की बात चल रही है, आज तक भी मतलब अपने उस पर टिका हुआ है पूरा। ऑल्दो कुछ एडवांसेस तो हुए होंगे उसमें, बट कब का है 2015 का, और 10 साल तक भी इसका इन्फ्लुएंस पूरा बना हुआ है। अब उसके बाद 2016 में एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, जिसने थोड़ा मतलब इसे पॉपुलर कर दिया। मैंने आपको बताया गूगल ने अपना कंपनी खोल दी थी अलग से ही, गूगल डीप माइंड्स करके, 2012 को देखते हुए। सो इन्होंने अपना एक मॉडल रिलीज किया, अल्फागो। अल्फागो। अब ये नाम कहाँ से आ रहा है, ये गो देखो पहले, जो लास्ट का गो है ना, गो ना एक गेम होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रेटजी गेम होता है, बोर्ड गेम होता है। ठीक है, बोर्ड गेम होता है चेस की तरह, और चेस से तो काफी अलग होता है, बट कंसेप्ट वहीं से ही है, चेस के जैसा ही होता है लगभग। सो जो आपका ये अल्फा गो था ना, ये एक तरह से इस गेम को खेलता था। सो और ये बनाया था गूगल ने। किसने बनाया था ये? गूगल डीप माइंड्स ने, मतलब गूगल ही मान लो। ठीक है, अब इस अल्फागो ने क्या किया था, एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। इसने क्या किया था, डिफीट कर दिया था एक वर्ल्ड चैंपियन को। सो इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हाइप हो गया ये। सो वो वर्ल्ड चैंपियन कौन थे? कौन थे वो वर्ल्ड चैंपियन? ली सेडोल। सो ये गो के वर्ल्ड चैंपियन थे, इनको हरा दिया था। सो इससे हमें, और यहाँ से अल्फा अल्फा गो आप ये मत समझना मतलब कि सीएनएन मॉडल है कुछ है, क्या है वो। अल्फा गो आपका एक तरह से री इनफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल है। सो बेसिकली डीप लर्निंग की भी अपनी खुद की एक ब्रांच टाइप की मान लो ये। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होता है जिसमें मतलब एक मॉडल है, वो अपनी गलतियों से खुद सीखता रहता है, और ठीक करता रहता है, और इम्प्रूव करता रहता है। हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी,
जैसे आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी होंगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स किसका एग्जाम्पल है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है, ठीक है। सो अल्फागो ने एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा देता, ली सिडोल नाम के। अब इससे ना दो हाईलाइट हुई थी अल्फागो के बारे में, कि अल्फागो दो चीजों में बहुत अच्छा है। अब वहां से रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जन्म होता। हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग आगे कभी, अगर मौका मिला प्रोजेक्ट बनाएंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। सो पहला तो ये है इमेज रिकॉग्निशन में अच्छा, क्योंकि देखो वो बोर्ड गेम एक तरह से चेस ही ले लो, अगर किसी को गो के बारे में नहीं पता, चेस ले लो। चेस में देखो कितने वो स्क्वायर 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 होते हैं। अब परफेक्टली मूव करने के लिए अपने कैरेक्टर को आपको परफेक्टली उन बोर्ड्स पे मूव करना होगा। सो मतलब इमेज रिकॉग्निशन वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये वाला बोर्ड, मतलब ये वाला स्क्वायर ये है, ये वाला स्क्वायर ये है, मेरे को इतना मूव करना है। दूसरा, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना पा रहा था, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी किस लेवल पे? एक वर्ल्ड चैंपियन के लेवल पे, ठीक है। सो ये दो उसके हाइलाइट्स हैं जहां से अल्फागो को बहुत, आज आप आज भी सर्च करोगे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी जहां पे अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, ठीक है। सो ये तो हो गई रीइंफोर्समेंट लर्निंग की थोड़ी बहुत बात। अब बात करते हैं 2017 की, ठीक है। अभी भी हम उसके बूम वाले एरिया में ही है, अभी तो फेज 4 आई भी नहीं है। फेज 4 तो जो आजकल चल रही है उसको बोलते हैं 2016, अब एक साल ही बाद 2017, ठीक है। तो 2017 में क्या हुआ था? ट्रांसफॉर्मर्स का जन्म हुआ था, वो वाले मूवी वाले नहीं डीप लर्निंग वाले ट्रांसफॉर्मर्स। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या थे? अब जो आरएनएन पढ़े आपने, एलएसटीएम पढ़े, जीआरयू पढ़े, ये थोड़े होते हो गए थे आउटडेटेड। मतलब ये जीआरयू को तो फिर भी नहीं कहूंगा मैं, बट आरएनएन और एलएसटीएम आउटडेटेड हो गए थे, मतलब कोई यूज नहीं कर रहा था इन्हें, अब कुछ काम नहीं रह गया था इनका, आउटडेटेड हो गए थे आरएनएन और एलएसटीएम। अब हुआ था फिर ट्रांसफॉर्मर्स का जन्म, और ट्रांसफॉर्मर्स ने उन्हें रिप्लेस करा, आरएनएन और एलएसटीएम को। क्यों रिप्लेस करा? पहला रीजन, आरएनएन और एलएसटीएम में आपको वर्ड्स को, मतलब अगर आपके पास पूरा सेंटेंस है 10 वर्ड का, आपको उसे एक 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 करके देना पड़ता था। मतलब पहले आपने बोला माय दिया, फिर उसे नेम दिया, फिर इज दिया, एंड फिर सुधांशु दिया, ऐसे पूरे एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड में दिया। बट ट्रांसफॉर्मर के केस में आप सारे वर्ड्स एक साथ दे सकते हो एट वंस, ठीक है। पहला फायदा, आपकी मतलब प्रोसेसिंग तेज हो गई, क्योंकि सारे वर्ड्स एक साथ दे रहे हो, तो आपका मॉडल क्या हो गया? फास्टर। दूसरा, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली अगर आप एलएसटीएम को बड़े सेंटेंसेस देते हो, मतलब 3-4 लाइन का सेंटेंस है, सो वो ना कंटेक्स्ट भूल जाता है पहले सेंटेंस का, ठीक है। तो उसके साथ ये दिक्कत है एलएसटीएम के साथ, बट ट्रांसफॉर्मर के साथ ये दिक्कत नहीं थी। ट्रांसफॉर्मर याद रखता था, मतलब पहला सेंटेंस भी याद रखता था, मतलब आजकल के चैट जीपीटी जैसे ही है थोड़ा बहुत कंसेप्ट, मतलब एलएसटीएम का मोर एडवांस वर्जन कह सकते हो ट्रांसफॉर्मर को। और तीसरा, लार्ज डेटा को इजीली हैंडल कर सकता था। एलएसटीएम जनरली जैसे मतलब बहुत बड़ा डेटा आ जाए ना, मतलब पूरा पैराग्राफ भेज दे, कोई ऐसे भेज दे, तो थोड़ा वो हो जाता था वो, कि नहीं मेरे से नहीं होगा भाई, हाथ खड़े कर लिए मैंने तो। बट ट्रांसफॉर्मर ने कहा नहीं भाई, हम तो गले लगा के बात करते हैं इनसे, लार्ज डेटा से। सो लार्ज डेटा के साथ काम कर सकते थे ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में भी सारी, ठीक है। अब बात करते हैं ये ट्रांसफॉर्मर्स आया कैसे था। सो बेसिकली हम यहीं से बात कर लेते हैं। 2017 में गूगल ने ही लॉन्च किया था अपना पहला, ठीक है। आई थिंक एक पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। सो इन्होंने अपना पहला सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म मॉडल बनाया था। बात करेंगे हम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की भी, क्या होता है, कैसे काम करता है वीडियोस में। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म मॉडल बनाया था 2017 में, जो कि एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल था आपका, ठीक है। तो 2017 में ये हुआ था। फिर बात करते हैं 2018 में। इसके बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा। 2018 में गूगल नहीं, दो भी और आए थे, सॉरी गूगल के साथ एक और आया था, जो कि है आपका ओपन एआई, चैट जीपीटी वाला भैया आपका, ठीक है। और गूगल ने लॉन्च किया था अपना बर्ट, ठीक है। बर्ट को हर कोई जानता है भाई,
मतलब एनएलपी टास्क के लिए बहुत वाइडली यूज होता है आज भी, ठीक है। और ओपन एआई ने अपना लॉन्च किया था GPT-1। ये दोनों आपके ट्रांसफॉर्मर थे। अब उस समय तो इतना नहीं चला, इतना मतलब बर्ड तो काफी चला, GPT-1 ठीक ठाक चला, ठीक है। फिर बात करते हैं 2019 की। 2019 में ओपन एआई ने रिलीज किया अपना GPT-2, ठीक है। फिर भी इतना फेमस नहीं होता, आजकल तो ओपन एआई को हर कोई जानता है, उस समय नहीं था। 2019 तक भी मतलब बस मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट सब जानते थे कि हाँ ठीक है GPT-2 रिलीज हो गया, अच्छी बात है, काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आपका ये वाला बूम वाला पीरियड भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका करंट पीरियड। आपका करंट पीरियड जो चल रहा है वो है आपका स्टेज 4। स्टेज 4 को मैं नाम देता हूं डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये आपका फेज चल रहा है 2020 से करंट, आपका प्रेजेंट तक। ओके, सो जो भी आप आजकल अपने बगल में एआई वगैरह सब देखते हो, चाहे वो फोटो में आपका वॉइस डिटेक्ट कर रहा है, चाहे आप अपना चैट जीपीटी देख रहे हो, चाहे आप अपना डीप सीक देख रहे हो, उन सबका फाउंडेशन डीप लर्निंग है। मतलब कहीं ना कहीं डीप लर्निंग से कनेक्टेड है वो सब, मशीन लर्निंग से कहीं कनेक्टेड नहीं है वो, और डीप लर्निंग से कनेक्टेड है सब, ठीक है। सो बात करते हैं 2020 की। 2019 पे छोड़ा ना मैंने, 2020 की। अब ओपन एआई ने निकाला अपना GPT-3, 1 2 3 पे निकाल दिया उन्होंने अब, ठीक है। अब ये 3 में क्या खासियत थी, ये टेक्स्ट कर सकता था, टेक्स्ट लिख सकता था, मतलब आपने कुछ बताया से और आपके साथ बात कर रहे हैं चैट बॉट की तरह। चलो वो तो सब कर सकते थे, 1 भी कर सकता था, 2 भी कर सकता था। फिर ये आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता था, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा है, चलो ठीक है, वो भी 1 भी और 2 भी कर सकते थे। बट डेवलपमेंट कहाँ हुई थी, जो आपका GPT-3 था वो आपका कोड जनरेट कर सकता था, कोड जनरेशन। मतलब आपने से बोला मिल HTML वेबसाइट बना दे, तो इसने एक आपको बेसिक HTML वेबसाइट बना के दे दी। सो ये आपका मेजर डेवलपमेंट था 2020 में। बट याद रखना ये जीपीटी वगैरह जितने भी आ रहे हैं ये सब ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, ये सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 की ऐसा नहीं है कि ओपन एआई काम कर रहा था, बहुत लोग काम कर रहे थे, मेटा भी कर रहा था लामा पे अपने काम, गूगल अपना जेमिनी पे काम कर रहा था, ठीक है। पहले जेमिनी का नाम कुछ और था, गूगल LLM करके कुछ बोलते थे उसे, तो अब जेमिनी हो चुका उसका नाम। 2021 में आया था आपके इमेज जनरेशन वाले, कि मतलब आप कुछ कंटेक्स्ट दो, आप फोटो के बारे में बताओ, वो फोटो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो मतलब आपके डेली जैसे मॉडल्स, डेल ई जैसे मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स, ठीक है। तो 2021 में इन्हीं का थोड़ा चर्चा चली थी। तो मेटा का लामा भी है, लामा 3, लेकिन लामा 3 तो 2021 में नहीं, रिसेंटली रिलीज हुआ है। जो आपको अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में एम्बेडेड मिलता है ना, वो तो रिसेंटली हुआ है। बट उस समय डेली था ओपन एआई का, बट लामा भी उसी कैटेगरी में आता है, लामा 3.5 या 3 जो भी है वो, जो आपकी इमेज जनरेट कर सकता है। सो बेसिकली 2021 आपका इमेज जनरेशन का एरा था, ठीक है। मतलब इमेज जनरेट कैसे कर रहा है, टेक्स्ट से जनरेट कर रहा है, ठीक है। इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट, बहुत सारे मॉडल थे, बट मैं बस मेन मेन की बात कर रहा हूँ जो फेमस है, हर कोई जानता है डेली वगैरह को। अब 2022, अब ये था टर्निंग पॉइंट। अब हुआ क्या, जो ओपन एआई था उसने लॉन्च कर दिया चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी किस चीज का यूज कर रहा था, GPT-3.5 का यूज कर रहा था, और एक तरह से फ्री रखा था इन्होंने, मतलब बिजनेस यूज के लिए तो पेड था, बट हम जैसे हम नॉर्मल यूजर्स हैं, हम फ्री में मतलब उसके साथ बात कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ, जो GPT-3.5 यूज कर रहा है। GPT-3.5 भी एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। और पूछो ही मत कितना फेमस हुआ ये, मतलब 3 से तो काफी एडवांस था ये, लोग बहुत यूज करने लग गए, अब तो हर कोई चैट जीपीटी यूज करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, वेरी वेरी फेमस, ठीक है। अब इसको बिलियंस ऑफ फंडिंग मिली, आपको पता है ये ओपन एआई को बिलियंस ऑफ फंडिंग्स मिलती है। पहले भी मिली रही थी, बट अब और ज्यादा क्रेज हो गया तो डिमांड बढ़ेगी तो आएगा, सप्लाई भी आएगा।
अब ओपन एआई अच्छा सा बूम कर रहा है, तो बाकी कंपनीज क्यों पीछे रहेंगी? तो बहुत सारी कंपनीज अपने वो भी लेके आई, जैसे मेटा लेके आ गई लामा। ठीक है, लामा तो बल्कि ओपन सोर्स है, हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, मेटा ने लामा ले आया और गूगल ने जेमिनी ले आया, ये सब ने अपने चैटबॉट लॉन्च कर दिए। और अगर मैं बात करूं अलीबाबा, अगर अलीबाबा का आपने नाम सुना है, तो उन्होंने अपना ग्वेन निकाला था, अलीबाबा। आई थिंक ये भी ओपन सोर्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे थे, हमें को इतने नाम याद नहीं आ रहे, बट आई थिंक बहुत सारे हैं। लामा हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी है क्या कोई? आई थिंक अमेजोन का एक क्लॉड, वो अमेजोन का ही है आई थिंक। ठीक है, तो ये सब लॉन्च होने शुरू हो गए थे आपके चैटबॉट लोग के साथ काम करने के लिए। सो मतलब चल ही रहे थे 2022 23 24 में ये सब लॉन्च हुए। अब 2024 में एक चीज हुई, 2024 में एक चीज हुई, अब आपके रीजनिंग मॉडल्स आने लग गए। आई थिंक 23 से आने लग गए थे, बट फेमस 24 में हुए हैं रीजनिंग मॉडल्स। अब रीजनिंग मॉडल्स क्या होते हैं आपके? जैसे चैट जीपीटी का आपने देखा होगा, मॉडल ओवन। ठीक है, ओवन मॉडल है ना जो चैट जीपीटी का, ओवन मॉडल। ऐसे कुछ नाम रखा है उन्होंने, ओवन। ठीक है, तो ये करते क्या है कि कैसे अलग है आपके पुराने अगर ओवन, अगर आपको जीपीटी 4 को वो करो कंपेयर, जीपीटी 4 एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, और ओवन आपका एक रीजनिंग मॉडल है। मतलब है दोनों सेम ही, इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सेम है, बट एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इसका नाम रीजनिंग पड़ गया। जीपीटी 4 से आपने पूछा, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैंने एक इंटरव्यू में देखा ये वाला एग्जांपल। उसमें मतलब अगर आप जीपीटी 4 से पूछोगे, आप अभी सर्च कर लो चाहे तो, आप अपने मतलब चैट जीपीटी खोलो, 3.5 यूज कर रहा है, 4 यूज कर रहा है, उससे पूछो कि पिक मी एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। ठीक है, तो आपको एकदम जवाब दे देगा, कुछ भी नंबर उठा के 5। अब वही चीज आप अपने मतलब चैट जीपीटी के नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रीजनिंग करके, उसको क्लिक कर देना, उसको एक्टिवेट कर देना, मतलब उससे आपका ये ओवन मॉडल एक्टिव हो जाएगा। उससे पूछना सेम चीज कि पिक एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। वो सोचेगा, वो पहले वो सोचेगा मेरे को 3 करना चाहिए पिक, बट 3 तो बहुत कॉमन हो जाएगा, क्या मेरे को 5 करना चाहिए पिक? मतलब अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करता है वो। ठीक है, और तब आपको एट द एंड आपको आंसर दे देगा कि मैंने आपके लिए रैंडम नंबर पिक कर लिया 8। बट उसमें तो इतनी रीजनिंग की जरूरत थी भी नहीं, कि कोई भी रैंडम नंबर ही तो पूछा था मैंने, तब भी वो इतना दिमाग लगाएगा, थिंक करेगा। बट वही है, मतलब एक तरह से ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल्स, कि जैसे हम सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, ओवर थिंक करने वाली चीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे आजकल के मॉडल्स। तो यही है आपका रीजनिंग मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मर मॉडल में फ़र्क। अब आते हैं 2025 में। 2025 में तो सबको झटका ही पड़ चुका है। एनवीडिया के स्टॉक क्रैश हो चुके हैं सब कुछ। किसकी वजह से? डीप सीक। अब जिसको नहीं पता, ये डीप सीक एक ओपन सोर्स मॉडल है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ओपन सोर्स? ओपन एआई के तो नाम में भी ओपन है, बट तब भी वो ओपन सोर्स नहीं है। बट डीप सीक के नाम में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओपन सोर्स मॉडल है। इसे एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है। सो वो भी बहुत कम प्राइस पे। बेसिकली चैट जीपीटी को तो लाइक बिलियंस ऑफ फंडिंग लगी थी, इन्होंने आई थिंक 50 मिलियन में आपका पूरा डीप सीक बन चुका है ओवरऑल। और डीप सीक को यूज करना भी लाइक ओपन सोर्स है, तो लोग क्या कर रहे हैं अपने मॉडल्स, मतलब इसका कोड पूरा फ्री है, तो बहुत लोग अपने कोड में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक इसके चार्जेस बहुत कम है, लाइक इवन 1/10 ऑफ द ओपन एआई चार्जेस हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है, और इसकी वजह से एनवीडिया के क्रैश हो गए हैं स्टॉक। अब एनवीडिया के क्रैश क्यों हुए हैं स्टॉक? बेसिकली जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, ये फाउंडेशन मॉडल्स की, जो भी आपके चैट जीपीटी और ये डीप सीक वगैरह है, इनके लिए चाहिए होते हैं जीपीयू, बहुत बड़े बड़े जीपीयूज। अब डीप सीक उससे आधे में ट्रेन हो चुका है, तो अब लोग सब डीप सीक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो एनवीडिया के स्टॉक नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब चैट जीपीटी को तो भर भर के फंडिंग मिल रही है, भर भर के स्टॉक उठाते हैं, मतलब उसका सामान उठाते हैं एनवीडिया के जीपीयूज वगैरह। सो फर्क पड़ता है, अब कंपनियों का होता होगा अपना कुछ का, हम बिजनेस डोमेन से तो है नहीं।
बट इनडायरेक्टली डीपसीक की वजह से डायरेक्टली फ़र्क पड़ा है वैसे एनवीडिया को तो बहुत बड़ा, और एनवीडिया बिगेस्ट जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो यही था आपका। और डीपसीक एक रीज़निंग मॉडल है। हाँ, मैं ऐड करना भूल गया। डीपसीक आपका एक रीज़निंग मॉडल है, ठीक है? ये भी मतलब सोच-विचार करता है आपके ओपन मॉडल की तरह पूरा। और यही है, और बाकी ओपन सोर्स है। मैंने आपको एनवीडिया का तो बता ही दिया सीन। सो बस यही था आपका हिस्ट्री ओवरऑल जो चली है 1940 से 2025 तक। होप सो इंडिया भी अपना कोई फाउंडेशन मॉडल बनाए। किसी कंपनी को मिले फंडिंग तो हम भी कल को फ्लेक्स कर पाएँ कि हाँ, हमारा भी एक फाउंडेशन मॉडल है। होप सो जल्दी आएगा वो दिन। सो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डीप लर्निंग होता है खत्म। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ निकालूँ डीप लर्निंग की, और हम डीप लर्निंग खत्म करें 10 मतलब। वैसे तो मैं चाहता हूँ इन डेप्थ खत्म करें, तो हम रश नहीं करेंगे, आराम से खत्म करेंगे डीप लर्निंग को इन डेप्थ। एक-एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, एक-एक आर्किटेक्चर के डेप्थ में जाएँगे, ठीक है? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।